Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 17th video lecture of Law of Evidence, and in this video lecture we will be studying about estoppel under Indian Evidence Act. So let's start about studying about doctrine of estoppel. So estoppel is a rule of evidence that bars a party from denying or alleging a certain fact owing to that party's previous conduct, allegation or denial. यहाँ full stop होगा. एस्टॉपल बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस कंडक्ट रहा है या प्रीवियस एलिगेशन रहा है उसको या डिनायल रहा है उससे पलटने से आपको मना करता है. जैसे अगर कोर्ट ने, मैंने पहले कहा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ए ने बी को 50 करोड़ का लोन दिया और बी ने ये एडमिट कर लिया. तो बी ने अगर ये एडमिट कर लिया तो अब रूल ऑफ एस्टॉपल या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है इसके एडमिशन से उसको रिब्यूट करने से रोकता है. वर्स्ट मतलब रिब्यूट तो वो बेस्ट यूज कर आर्टिकल 31 के अंदर कर सकता है, लेकिन वो रिब्यूट करने से, आर्टिकल बोल रहा हूँ सॉरी, सेक्शन, रिब्यूट करने से डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल उसको रोकता है. तो रूल ऑफ एस्टॉपल इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस जो आपको बार कर देता है कि आप बार बार अपनी बातों से पलटे ना. क्योंकि अगर आप बार बार अपनी बातों से पलटेंगे, पहले मैंने कहा हाँ मैंने पैसे लिए थे उससे, फिर मैंने कहा नहीं लिए थे, फिर मैंने कह दिया हाँ लिए थे, फिर मैंने कह दिया नहीं लिए थे, तो ये इनकन्सिस्टेंसी जो जनरेट होगी वो एक तरीके से फ्रॉड होगी और कोर्ट का और सामने वाली पार्टी को भी परेशान करेगी. कोर्ट को भी परेशान करेगी और सामने वाली पार्टी को भी परेशान करेगी. इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो एज ए रूल ऑफ एविडेंस एडमिट किया जाता है दुनिया में. तो दुनिया भर में ये रूल होता है कि जो आप एक बार बोल देते हैं, इस बात को आप बता देते हैं, उससे आपको पलटने से रोका जाता है या पलटने से बार किया जाता है. तो अगर हम टाइप्स ऑफ एस्टॉपल की बात करें तो जनरली 2 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है एस्टॉपल को, इक्विटेबल एस्टॉपल और लीगल एस्टॉपल. तो इक्विटेबल एस्टॉपल भी फर्दर डिवाइड हो सकता है 2 भागों में, प्रॉमिसरी एस्टॉपल और एस्टॉपल बाय लैशेस. लीगल एस्टॉपल हो सकता है 2 तरीके का, एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड, एस्टॉपल बाय डीड. आगे देखते हैं सबका मतलब क्या है. तो इक्विटेबल एस्टॉपल समटाइम्स नोन एज एस्टॉपल इन पेयर्स प्रोटेक्ट पायस प्रोनाउंस करते हैं, पायस प्रोटेक्ट्स वन पार्टी फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय अनदर पार्टीज वॉलंटरी कंडक्ट. वॉलंटरी कंडक्ट में भी एक्शन, साइलेंस और कंसीलमेंट या फिर जो भी चीज़ है, एक्विसियंस, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, इन सबसे इक्विटेबल टॉपिक जो है वो आपको रोकता है. तो अब अगर हम वॉलंटरली चुप रहना चाहते हैं या वॉलंटरली कुछ काम करके हम उससे पलटना चाहते हैं, वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से, तो उससे वो हमको रोकता है. उसमें फिर हम 2 तरह का देखते हैं, प्रॉमिसरी एस्टॉपल है, एस्टॉपल बाय लैशेस है. प्रॉमिसरी एस्टॉपल क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ डॉक्ट्रिन. कॉन्ट्रैक्ट में होता है प्रॉमिसरी एस्टॉपल. इट अकर्स व्हेन अ पार्टी रीजनेबली रिलाइज ऑन अ प्रॉमिस ऑफ अनदर पार्टी एंड बिकॉज ऑफ द रिलायंस इज इंजर्ड और डैमेज इज कॉज्ड. यहाँ पे इज कॉज्ड नहीं लिखा है, बिकॉज ऑफ दैट रिलायंस इंजरी और डैमेज कॉज हुआ है. जैसे कि मैंने कहा किसी से कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम ये घर बनवाना शुरू करो. अब उसने वो घर बनवाना शुरू कर दिया. अब जब घर बनवाना उसने शुरू कर दिया तो उसके 5 लाख रुपए लग गया. वो मांगने गया पैसा वापस उसके पास कि आपने कहा था साहब कि घर बनवा दो, 5 लाख दूंगा. अब वो 5 लाख देने से मना कर रहा है, तो अपनी बात से पलट रहा है. तो रूल ऑफ एस्टॉपल जो है वो उसको रोकेगा वहाँ पे कि भैया आप रुकिए, ऐसे नहीं है, आप पलट नहीं सकते हैं. आपने कहा था कि 5 लाख रुपये आप देंगे, अब आप पलट नहीं सकते हैं. आप यू आर कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड टू पे हिम 5 लाख रुपीज़, क्योंकि उसने काम कर दिया, अपने पॉकेट से 5 लाख रुपये खर्च कर दिए. तो यहाँ पे प्रॉमिसरी एस्टॉपल लगेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का डॉक्ट्रिन है. फिर एस्टॉपल बाय लैशेस है, सेकंड है इक्विटेबल एस्टॉपल में. एस्टॉपल बाय लैशेस प्रिलिक्यूट्स अ पार्टी फ्रॉम ब्रिंगिंग एन एक्शन व्हेन द पार्टी नोइंगली फेल टू क्लेम और इन्फोर्स अ लीगल राइट एट अ प्रॉपर टाइम. इसको हम कहते हैं टाइम बार्ड एस्टॉपल. तो एस्टॉपल बाय लैशेस क्या होता है कि अगर आपने किसी को लोन दिया था और कानून कहता है कि अगर वो लोन वापस नहीं कर रहा है 6 महीने में, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर 6 महीने में वो लोन वापस नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं. तो आपको 6 महीने वापस नहीं किया, उसको 6 महीने का और टाइम दिया आपने, उसने वापस नहीं किया, 1 साल हो गया, फिर आपने 1 साल का और टाइम दिया, मान लीजिए मैक्सिमम 2 साल हो गया. अब 2 साल के बाद वो लोन वापस नहीं कर रहा है, आप कोर्ट नहीं गए, आप बैठे रहे, 10 साल बाद कोर्ट जा रहे हैं कि भैया 12 साल पहले मैंने उसको लोन दिया था, 2 साल के अंदर उसको वापस करने के लिए कहा था, उसने नहीं किया, और मैं 10 साल बाद कोर्ट आया हूँ फिर कि मुझे, मतलब टोटल 12 साल बाद मुझे पैसा वापस दीजिए. तो वो एस्टॉपल बाय लैशेस हो जाएगा. आपकी जो वो लीगल राइट थी वो टाइम बार्ड थी, वो लीगल राइट आपकी ख़त्म हो गई है. अब आपको अधिकार नहीं है कि आप उससे पैसे वापस ले पाएँ. इसको कहते हैं एस्टॉपल बाय लैशेस.
स्टॉपल बाय लैशेस प्रिक्लूड्स अ पार्टी, एक पार्टी को पहले ही अलग कर देता है फ्रॉम बिगिनिंग एन एक्शन व्हेन द पार्टी नोइंगली फेल टू क्लेम और इन्फोर्स अ लीगल राइट एट प्रॉपर टाइम। अच्छा, यहाँ पे नोइंगली फेल्ड होना चाहिए। आप अगर 12 साल बाद तब आ रहे हैं जब आप किसी मुसीबत में थे या फिर आप नहीं आ सकते थे कोर्ट, किसी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो कोर्ट को एक्सप्लेन करिए वो सब चीज़ें, तब हो सकता है कोर्ट अलाउ करे, पर इन जनरल केसेस में इट विल बी टाइम बार्ड, स्टॉपल बाय लैशेस हो जाएगा। फिर लीगल स्टॉपल देखते हैं। लीगल स्टॉपल्स ऑनसेट्स ऑफ स्टॉपल बाय डीड और एंड स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, दो तरीके के होते हैं, स्टॉपल बाय डीड और स्टॉपल बाय रिकॉर्ड। स्टॉपल बाय डीड क्या होता है? अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल बाय डीड a party to a property deed is precluded from asserting as against another party to the deed any right or title in derogation of the deed or from denying the truth of any material fact asserted in the deed। अब मान लीजिए मैंने रेंट डीड बनवाई है किसी के साथ, एक मकान मालिक और एक टेनेंट ने रेंट डीड बनवाई है, जिसमें टेनेंट कहता है कि मैं 12,000 रुपये हर महीने किराया दूंगा, बट टेनेंट देने से मना कर देता है, और बाद में टेनेंट कोर्ट ने कहता है कि नहीं साहब मैंने 12,000 नहीं कहा था, मैंने कहा था 8,000 रुपये, ये 12 मांग रहा है। तो मकान मालिक जो कोर्ट ने है वो रेंट डीड दिखाएगा कि देखिए साहब डीड में लिखा है कि 12,000 है, देगा, इसने खुद ही कहा था। तो ये एज ए स्टॉपल एक्ट करेगा जो डिनाई कर रहा है, जो किराया मकान वो है टेनेंट है, वो कह रहा है कि मैं 8 ही दूंगा, वो उसको इस बात से रोक रहा है, वो नहीं कह सकता ये बात, उसको कहना मानना पड़ेगा कि उसने 12,000 के लिए हामी भरी थी, क्योंकि वो स्टॉपल बाय डीड उसके ऊपर लगेगा, उसने डीड में लिखा है कि वो 12,000 देगा। स्टॉपल बाय रिकॉर्ड है सेकंड। स्टॉपल बाय रिकॉर्ड ऑल्सो नोन एज कोलेट्रल स्टॉपल और एज स्टॉपल बाय जजमेंट prevents the re-argument of factual or legal issue that has already been determined by a valid judgment in a prior case involving the same parties। तो स्टॉपल बाय रिकॉर्ड क्या कहता है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी को लेके दो लोगों में लड़ाई थी, ए और बी में एक प्रॉपर्टी को लेके लड़ाई थी, वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में प्रॉपर जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट से एक जजमेंट आ गया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बी की है, ए की नहीं है। तो 10 साल बाद फिर ए नहीं जा सकता कोर्ट में बी को लेके कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। बी कहेगा कि अ प्रीवियस जजमेंट हैज़ बीन गिवन बाय द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या कोर्ट जो सही करेक्ट जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट के पास थी उसने एक जजमेंट दिया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो ए कैन नॉट आर्ग्यू द सेम थिंग्स अगेन इन दी कोर्ट। तो इसको स्टॉपल बाय रिकॉर्ड कहते हैं कि एक बार जो जजमेंट आ जाए उसके खिलाफ दोबारा आप सेम इशू पे सेम पार्टीज़ को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, मान लीजिए कोई नया इशू आ गया उस प्रॉपर्टी को लेके या नई पार्टीज़ आ गई हैं तो शायद आप कोर्ट में जा सकते हैं, बट सेम इशू और सेम पार्टी को लेके दोबारा आप कोर्ट में नहीं जा सकते सेम इशू केस में। अब स्टॉपल हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में कैसे दिया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेसिक बात है, प्रॉपर्टी और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल जो है वो इक्विटी के पॉलिसी पे बेस्ड है। इक्विटी क्या? इक्विटेबल जस्टिस होना चाहिए इक्विटी के केस में। कोर्ट का भी टाइम बचना चाहिए, बार बार पार्टी को पलटने से भी रोकना है, तो वो इक्विटेबल रहेगा कि स्टॉपल का रूल लगाया जाए। इट हैज़ बीन कंटेन्ड अंडर सेक्शन 115, 116 एंड 117 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। हम सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइंस स्टॉपल एज अंडर व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself or and such person or persons or his representatives to deny the truth of that thing। अब अगर मेरे कुछ कहने पे मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ कि एग्ज़ाम से सेमेस्टर में नहीं होंगे, अब अगर मैंने ये कह दिया कि सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं होंगे और आप लोगों ने ये मान लिया कि एग्ज़ाम नहीं होंगे सेमेस्टर में और आपने उसके बाद पढ़ना बंद कर दिया, तो उस केस में रूल ऑफ एविडेंस कहता है कि मैं पलट नहीं सकता इस चीज़ से। मतलब मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले आके नहीं बोल सकता आप लोगों को कि नहीं नहीं भैया प्लान चेंज हो गया, एग्ज़ाम होंगे, आ जाइए एग्ज़ाम देने आप लोग। ये करने से कोर्ट ऑफ लॉ में हमको रूल ऑफ स्टॉपल सेक्शन 115 के अंदर रोकेगा। इट विल स्टॉप मी from rebuting my previously admitted fact or act or omission या डिक्लेरेशन। तो ये रूल ऑफ स्टॉपल कहता है। एग्ज़ाम्स होंगे, आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम्स होंगे और ये रूल ऑफ स्टॉपल कहता है कोर्ट में, लेकिन आप नहीं पलट सकते हैं। टीचर्स तो पलट सकते हैं क्लास में, आप कोर्ट्स पे नहीं पलट सकते हैं। कोर्ट में रूल ऑफ स्टॉपल आपको स्टॉप कर देगा वहीं पे। ये सेक्शन 115 कहता है।
सेक्शन 16 देख लेते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंस ऑफ पर्सन्स इन पोजीशन के बारे में बात करता है। ये स्पेसिफिक है। रूल ऑफ 115 जो है वो एक जनरल रूल ऑफ स्टॉपल देता है, एक प्रिंसिपल के तौर पर बात करता है। 16 जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है अ टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज स्टॉप्ड फ्रॉम कंटेंडिंग दैट हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट हैव द टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। मतलब अगर मैं किसी घर को किराए पे ले रहा हूँ, मैंने किराए पे ले लिया 2 कमरे का मकान, मैं जो मकान मालिक था उसको मैंने उससे किराए पे ले लिया और रह रहा हूँ वहाँ पे। फिर मुझे पता चलता है कि जिसको मैंने मकान मालिक समझा था वो एक्चुअली मकान मालिक है ही नहीं, ये मकान तो किसी और का है, तो मैं जो है मकान मालिक को किराया देना बंद कर दूँ। सेक्शन 116 मुझे ये काम करने से रोकता है। सेक्शन 16 कहता है कि अगर मुझे लगता था वो मकान मालिक है और मैंने उससे किराए पे मकान लिया था, तो अब मैं इस चीज़ से पलट नहीं सकता हूँ। मुझे बाद में कुछ ऐसा भी पता चल गया जिसकी वो मकान मालिक नहीं भी है, तब भी मैं उसको एज ए मकान मालिक किराया देता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 116 मुझे रोक रहा है। अ टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज स्टॉप्ड फ्रॉम कंटेंडिंग दैट हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट हैव द टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। मैं ये नहीं क्लेम कर सकता कि जब ये टेनेंसी क्रिएट हुई थी, जब मैं उससे मकान लिया था किराए पे, तब उसके पास वो असली मालिक नहीं था। ये मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता था वो असली मालिक है, यही मान के मैंने उससे मकान किराए पे लिया था। तो अब मुझे पलटने से सेक्शन 116 रोकता है। इन अदर वर्ड्स, he cannot say that the property which he is occupying as a tenant was taken by him on lease from unauthorized person. This bar is applicable against the tenant only during the continuance of tenancy. ये इसलिए ये रूल बनाया गया है कि ऐसे तो सारे किराएदार ये कहेंगे ना कि भैया लेते वक्त तो मुझे लगा था यही मकान मालिक है, लेकिन अब मुझे लगता है ये मकान मालिक नहीं है, तो मैं पोजीशन किसी को दूँ ही ना, मैं उस पर बैठ जाऊँ। तो बार बार मकान मालिक को कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट के एविक्शन के लिए, उसमें 5-6 महीने टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जनरल रूल लाया गया है कि अगर आप किराए पे लिए थे कोई घर किसी से, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो असली मालिक है, और आपको इस बात से पलटने की परमिशन 116 नहीं देता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। 115-16 ने देख लिया। 15 जनरल रूल की बात करता था और 16 स्पेसिफिक केस की बात करता है मकान मालिक और किराएदार की। नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखते हैं। थैंक यू।